देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं दिल्ली की एक कंपनी में बतौर सेल्समैन का काम करता था, जिसमें मुझे ऑर्डर्स के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। 30,000 वेतन के लिहाज से ये काम ठीक ही था, पर मसला था पेट्रोल का, जिसका कंपनी मुझे पे नहीं करती थी, जिसके चलते मेरे वेतन का एक हिस्सा पेट्रोल में ही निकल जाता था। तो ऐसे में पेट्रोल का खर्चा निकालने के लिए मैंने ऐसा पार्ट टाइम काम देखना शुरू कर दिया, जिससे मैं इस काम के साथ साथ कर सकता था। और जब इसी बीच मुझे एक ऐसे ऐप के बारे में पता चला जिसमें मुझे कस्टमर के हल्के फुल्के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। यूँ तो ये काम डिलीवरी का ही था, पर इस ऐप की जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि इस ऐप में मुझे अपनी मर्जी से पिकअप ड्रॉप का चॉइस मिलता था, जिस वजह से मैं उन्हीं पिकअप्स को चुनता था जो मेरे मेन काम के दौरान बीच में पड़ते थे। ऐसे में कंपनी का सेल्स का भी हो जाता था और डिलीवरी से 200-400 रुपए की साइड इनकम भी हो जाती थी। और इसी साइड इनकम के चलते मेरे अपनों की जान चली गई और मैं भी मरते मरते बचा। दरअसल दोस्तों, इस मुसीबत की शुरुआत उस रोज़ शुरू हुई जब कंपनी ने मुझे सेल्स के लिए सोनीपत जाने को कहा। चूँकि सोनीपत की दूरी करीबन 50 किलोमीटर की थी, तो ऐसे में मैंने फ़ौरन ही ऐप खोला और डिलीवरी देखने लगा जो सोनीपत के रास्ते में पड़े। और एक डिलीवरी मुझे मिल भी गई, जिसका पे आउट 472 रुपये का था, जिसमें से मुझे 400 रुपये मिलते। फिर क्या था, मैं फ़ौरन ही उस लोकेशन पर पहुंचा जहां से मुझे पार्सल उठाना था। जब मैं पार्सल उठाने के लिए दिए गए लोकेशन पर पहुंचा, तो एक 16-17 साल का लड़का एक छोटा सा सफ़ेद पैकेट हाथ में लिए एक संकरी गली में खड़ा मिला। पर जैसे मैंने उस लड़के के पास बाइक रोकी, तो वैसे उस लड़के ने मुझे वो छोटा सफ़ेद पैकेट मेरे हाथ में थमाते हुए गुस्से से बोला, देखो चुपचाप से मेरी दीदी को ये पैकेट देकर निकल जाना। इससे पहले मैं उस बच्चे की इस बदतमीजी का कोई जवाब दे पाता कि वो वहाँ से बड़ी ही तेज़ी से निकल गया और बात जो मेरे मुंह तक आ गई थी वो मुंह में ही रह गई। उस लड़के के जाने के बाद मैं मन ही मन बड़बड़ाते हुए उस पैकेट को अपने ऑफिस वाले बैग में रखा और निकल पड़ा उस एड्रेस के लिए जहां मुझे पैकेट डिलीवर करना था। इस एड्रेस पर जाते वक्त मुझे रह रहकर उस लड़के का ही ख्याल आ रहा था। उसकी वो तीखी बोली बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। खैर अगले 1 घंटे में मैं उस एड्रेस पर पहुंच गया जहां मुझे उस लड़के का पैकेट देना था। वहां का नज़ारा देखकर मुझे लगा नहीं कि ये पैकेट किसी करोड़पति का होगा। दरअसल जिस एड्रेस पर मैं ये छोटा सा पैकेट देने पहुंचा था, वो बड़ी ही पॉश सोसाइटी थी, जहां बड़ी बड़ी आलीशान कोठियां थी। और इन्हीं आलीशान कोठियों में से एक कोठी में मुझे डिलीवरी करनी थी। खैर थोड़ी घबराहट तो हो ही रही थी, पर मैंने उस कोठी की बैल को बजाया जिसका पैकेट मेरे पास था। मेरे बैल बजाते ही कोठी का दरवाज़ा तो खुला, पर ज़रा सा जिसमें से किसी मोहतरमा ने हाथ बाहर निकालते बोला, लाओ पैकेट दो। मैंने फ़ौरन ही अपना बैग खोला और वो सफ़ेद पैकेट निकालकर उस मोहतरमा के हाथों में जैसे ही थमाया, तो वैसे उस पैकेट का रंग सफ़ेद से गहरा नीला हो गया। अभी मैं इसी असमंजस में था कि भला ये कैसे हुआ कि तभी उस मोहतरमा ने 500 के 2 नोट मेरे आगे फेंके और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब उस अमीर ज़ादी का ये बर्ताव देखकर उस पर मुझे इतना गुस्सा आया कि अगर वो कुछ देर के लिए भी बाहर आ जाती तो मैं उसे बताता कि मैं कौन हूँ। खैर उस वक्त मैंने वो 2 नोट उठाए और वहाँ से निकल गया। अब तक मेरा मूड ख़राब तो हो ही गया था, पर कमाई के लिहाज से तो शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी। 400 की जगह 900 की कमाई जो हो गई थी। खैर अगले कुछ घंटों में मेरे अंदर का गुस्सा भी कहीं खो गया। और जब मैं सोनीपत से वापस लौट रहा था, तो सड़क के बीचों बीच मुझे एक लेडीज़ हैंडबैग नज़र आया। उस हैंडबैग पर नज़र पड़ते ही मैंने बाइक को साइड में लगाया और उसको उठाकर जब उसमें देखा, तो वो हैंडबैग पैसों से भरा हुआ था। ढेर सारे पैसे देखकर ना जाने क्यों मेरी आंखों में लालच समा गया और मैंने किसी चोर की तरह उस बैग को अपने ऑफिस वाले बैग में डाला और वहाँ से इतनी स्पीड में निकला कि मानो मेरे पीछे पुलिस पड़ी हो। और ठीक चोरों की तरह छिपते छिपाते मैं घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मैंने घर का दरवाज़ा बंद किया और अपने ऑफिस वाले बैग से वो लेडीज़ हैंडबैग निकाला
और फिर मैंने उस बैग में से पैसे निकाल कर गिने तो उसमें 1,44,400 रुपये निकले। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से झूम उठा। आखिर मेरी सोई किस्मत जो जाग चुकी थी। उस रात पहली बार मैं खुशी के मारे सो नहीं पाया और सुबह हुई तो मैंने छुट्टी लेने का मन बना लिया। पर इससे पहले मैं ऑफिस वालों को इन्फॉर्म करता कि मुझे बॉस का ही कॉल आ गया। और जैसे ही मैंने कॉल उठाया तो वैसे ही बॉस ने गुस्से में बोला, ये तुमने क्या किया? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि तभी किसी दूसरे आदमी ने बोला, तुम्हारा नाम अखिल कुमार है ना? दोस्तों उस अजनबी के सवाल का जवाब देते हुए मैं बोला, हाँ पर हुआ क्या है? मेरे पूछते उस आदमी ने बोला, तुम्हारे खिलाफ लूट का और अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अगले 15 मिनट में थाने चले आओ, नहीं तो हमें आना पड़ेगा और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, अपने साथ में वो पैसों से भरा बैग भी लाना नहीं भूलना। इतना बोलकर उसने कॉल काट दिया। कॉल तो कट गई पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, यहाँ तक कि सांसें भी तेज हो गई थी और मेरे माथे से पसीना पसीजने लगा। पहले 5-10 मिनट तो मेरे दिमाग ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। उस पैनिक हालत में मैंने नीलेश को कॉल किया क्योंकि नीलेश मेरा सबसे करीबी दोस्त था। उसके पिताजी एडवोकेट थे। मैंने नीलेश को बीती सारी बातें बता दी और अंकल के साथ थाने आने को कहा। नीलेश से बात करने के बाद मैं भी थाने के लिए निकल गया, पर बिना बैग लिए। जैसे मैं थाने पहुंचा तो वैसी मेरी मुलाकात उस सब इंस्पेक्टर से हुई जिससे मेरे फ़ोन पर बात हुई थी। मुझसे मिलते ही वो पुलिस वाला बोला, वो बैग कहाँ पर है? अभी मैं उस पुलिस वाले को जवाब देने वाला था कि तभी नीलेश अपने पिताजी को लेकर आ गया और उसके बाद नीलेश के पिताजी ने उस पुलिस वाले से कानूनी भाषा में बात की तो पता चला कि पिछली रात एक महिला जख्मी हालत में हॉस्पिटल में लाई गई जिसके साथ लूटमार हुई थी। और जब पुलिस वाले तफ्तीश के लिए पहुंचे तो उस महिला ने एक ऑफिस आई कार्ड दिया और बोला कि ये वो गुंडा है जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की और उसका पैसों से भरा हुआ बैग छीन कर ले गया। और जब उस पुलिस वाले ने वो ऑफिस आईडी दिखाई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकी नहीं बल्कि पूरा का पूरा जलजला आ गया। दरअसल वो आईडी कार्ड मेरा ही था जिस पर खून लगा हुआ था। वो आईडी कार्ड देखकर तो मेरे को शक की निगाहों से देखने पर मजबूर हो गए, पर उन्हें मालूम था कि मैं ये काम नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने मामले को संभालने की पूरी कोशिश की और अपने कुछ बड़े कॉन्टैक्ट्स की मदद से नीलेश के पिताजी मुझे उस वक्त थाने से बाहर ले आए। पर ये तो बस कुछ ही देर की मोहलत थी और थाने से लौटते नीलेश के पापा मेरे घर पर आए और तफसील से एक बार फिर सारी बात बताने को बोला। और मैंने इस बार शुरू से सारी बात बता दी, यहाँ तक कि वो डिलीवरी वाली बात भी, और उन्हें वो बैग भी दिखा दिया जो मुझे सोनीपत के हाईवे के बीचों बीच मिला था। नीलेश के पापा पूरी बात सुनने के बाद वो उस औरत से मिलने हॉस्पिटल चले गए जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज करी थी। नीलेश के पापा के जाने के कुछ देर के बाद मैं और नीलेश यही सोच रहे थे कि आखिर मेरा आईडी कार्ड उस औरत के पास कैसे पहुंचा कि तभी एक अनजाने नंबर से मुझे कॉल आया। और जब मैंने कॉल उठाया तो सामने से किसी ने बड़े ही गुस्से से बोला, तुम लालची हो, तुम्हें दीदी अच्छा सबक सिखाएगी। इतना बोलकर उसने कॉल काट दिया। मैंने उस नंबर पर कई बार कॉल भी किया ये जानने के लिए कि वो है कौन और ऐसा क्यों कर रहा है, पर मेरे कई बार कॉल करने के बाद भी कॉल तो उसने नहीं उठाया। पर जब मैंने उसकी बात पर गौर किया तो याद आया कि शायद ये वही लड़का है जिसने मुझे एक सफ़ेद पैकेट अपनी दीदी को देने को कहा था। तो कहीं ये वो ही तो नहीं है। अभी मेरी शक की सुई उस ओर ही घूम रही थी कि मेरे छोटे भाई का भी कॉल आ गया। पर जैसे मैंने कॉल उठाया तो वैसे मेरा भाई बोला, भैया इतने सारे पैसों का क्या करना है? उसके एक कहते में चौंकते बोला, कौन से पैसे और कैसे पैसे? तू किन पैसों की बात कर रहा है? मेरे पूछते मेरे भाई ने जवाब देते हुए कहा, भैया ये पैसे जो आपने इस लड़के के हाथों से भिजवाया है। अभी मैं कुछ बोल पाता कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और फिर लगा ही नहीं, जिस वजह से मुझे अपने भाई की चिंता होने लगी। लिहाजा मैं नीलेश के साथ निकल पड़ा अपने छोटे भाई से मिलने जो बदरपुर में रहता था। पर मेरा भाई ना तो अपने घर पर मिला और ना ही अपनी कंपनी में। अचानक वो कहीं गायब सा हो गया। फिर इसी बीच नीलेश के पापा का भी कॉल आ गया और उन्होंने जल्दी से घर पर पहुंचने को बोला। फिर जब मैं नीलेश के साथ नीलेश के घर पहुंचा तो नीलेश के पापा ने बताया कि
जिस महिला ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है वो असल में एक दिमागी मरीज है, और जिसका कोई भी नहीं है वो तो सड़कों पर यूं ही भटकती रहती है। तो तुम्हें कानून से कोई खतरा नहीं है। पर अब सवाल ये है कि ऐसा तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ और किसने किया? अगर इसका जवाब हमें नहीं मिला तो हो सकता है कि आगे भी कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। नीलेश के पिताजी की बात से ये साफ था कि हमें किसी तरह से इस मामले की तह तक पहुंचना होगा, नहीं तो मामला और भी बिगड़ता चला जाएगा। और जब मैंने अंकल जी से अपने भाई और उस कॉल के बारे में बताया तो वो भी समझ गए कि वो लड़का इस पूरे फसाद की जड़ हो सकता है। ऐसे में एक बार फिर से अंकल जी ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और मेरे भाई की खोज के साथ साथ उस लड़के की भी तलाश शुरू कर दी। चूंकि मैंने वो एड्रेस देखा हुआ था जहां मैंने वो पैकेट डिलीवर किया था, तो मैं, अंकल और नीलेश सीधे पहुंचे उस लोकेशन पर जहां वो औरत मिली थी। पर जब हम तीनों वहां पर पहुंचे तो एक बार फिर से मुझे झटका लगा, क्योंकि जिस जगह पहले आलीशान कोठियाँ थी अब वहाँ पर जंगल था। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी नीलेश की नज़र वहाँ बिखरे पैसों पर पड़ी, और जब हम उन पैसों के पास पहुँचे तो वहाँ अपने छोटे भाई को नोटों के बीच लहूलुहान पाया। भाई पर नज़र पड़ते ही मैं उसके पास गया और उसे उठाने की भी कोशिश की, पर वो पहले ही दम तोड़ चुका था। मेरे भाई की मौत ने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया, पर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। भाई की मौत के बाद पुलिस वालों ने भी काफ़ी छानबीन की, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा, और इसी दौरान मैं कई दुर्घटनाओं से भी मरते मरते बचा। और आज भी मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। मुझे उस रोज़ वो पैसों से भरा बैग नहीं उठाना चाहिए था जिसे आपने अपनी मेहनत से कमाया नहीं है। उस पर आपका कोई भी हक नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।